हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे आकांक्षा के पिछले ईयर्स यानी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और वो भी रसायन शास्त्र से यानी केमिस्ट्री से। तो आप अगर पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो हमने उनमें फिजिक्स की पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व किया और आपको बताया कि कैसे-कैसे उसमें कॉन्सेप्ट से आ सकती है, कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकती है, कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी बोला कि अगर आपने बोर्ड की प्रिपरेशन की है तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री भी है, अगर आपने बोर्ड को अच्छे से देखा है, बोर्ड को अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। हालाँकि आप कुछ सेट्स में देखेंगे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको 11th और 12th की भी देखने को मिलेगी। तो 11th और 12th को अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो वैसे प्रश्न है जो 2019 में पूछी गई थी, परंतु 2019 के बाद जब आकांक्षा ने अगले प्रश्न प्रकाशित किए, जब 2020, 2021 या 2022 और 23 की बात करें तो सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 से ही पूछे गए हैं। जो केमिस्ट्री में भी सारे सवाल होंगे वो आपको क्लास 10 से ही देखने को मिलेंगे। क्लास 11 से 19 में पूछी गई थी, परंतु उसके बाद ना पूछी गई थी और हम उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी ना पूछी जाए, क्योंकि 11th की कुछ जो चैप्टर्स होंगी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो आपके लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी को देखते हुए आकांक्षा ने ये डिसीजन लिया था कि वो जो प्रश्न पूछेंगे वो आपके वर्ग से ही पूछी जाएगी। वो जो क्लास 10 अभी आप पढ़ रहे हैं, जिसकी बोर्ड आपकी होने वाली है, उसी से पूछी जाएगी। तो हम आगे इस स्लाइड्स में, आगे इस वीडियो में इस सिलेबस के बारे में देखेंगे, इसके सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और फिर वही जो 40 प्रश्न है वो 40 प्रश्न देखेंगे कि आपकी एग्जाम पैटर्न भी यही कहती है कि 40 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स से होगी, भौतिकी से होगी, 40 केमिस्ट्री से होगी, रसायन से होगी, 40 मैथ से होगी, गणित से होगी। अगर आप इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी के लिए करना चाहते हैं, एनआईटी के लिए करना चाहते हैं, वहीं अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप एम्स के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज करना चाहते हैं, भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी से 40 प्रश्न देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स की ओर, वीडियो में आगे बढ़ के हम अपनी सिलेबस की ओर जाने वाले हैं। तो जब हम सिलेबस की ओर जाते हैं तो हम सिलेबस में देख पाते हैं कि जो सबसे पहली सब्जेक्ट, जो सबसे पहली चैप्टर्स आने वाली है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बिल्कुल आपकी पहली चैप्टर है। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, कैसे संतुलित करते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होंगी। हम हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके चलेंगे, ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ी है वो भी क्लियर होती जाए, वो भी रिवाइज होती जाए। इसके बाद हम एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ हम धातु और अधातु को भी देखेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। मेटलर्जी भी आपको धातु और अधातु के अंदर दिखेगी, जब हम धातुओं को उसमें लवणों से अलग करेंगे। उसमें जो कुछ हम बोल सकते हैं कि एलॉय पाए जाते हैं, कुछ मिश्रण पाए जाते हैं, उस मिश्रण से कैसे अलग करेंगे, वो चीज़ें की भी क्वेश्चंस हो सकती हैं इसमें, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी। इसके अलावा कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, ये हमेशा आपके लिए आगे चल के भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जब आप आईआईटी की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कार्बन ऐसे भी हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे आप प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, हर जगह कार्बन का उपयोग है। और बढ़ते हुए इस केमिस्ट्री के हम अपने आखिरी चैप्टर्स, नॉट आखिरी, आप इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में इसको देखिएगा, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी देखेंगे, कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अभी जो आपकी आकांक्षा की होने वाली है उसके बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर्स की ओर, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले समझनी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया, आपको पता होगा, एक होती है भौतिक अभिक्रिया, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में कुछ जो चीज़ें होंगी हम उसे पलट भी सकते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो होंगी उसे वापस नहीं बदला जा सकता। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को भी हम देखेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने देखा होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो देखने वाली चीज़ें हैं इसमें। रासायनिक समीकरण एवं लिखने के नियम आपको पता होने चाहिए कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट कैसे लिखते हैं, या हम किसी कंपाउंड को कैसे लिखते हैं। तो पहले धातु को लिखते हैं, फिर उसमें अधातु को लिखते हैं, फिर उसका संतुलन देखेंगे, हम कैसे अभिक्रियाओं को संतुलन करेंगे। संतुलन क्यों जरूरी है, तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें अभिक्रियाओं को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, कंजर्वेटिव करना पड़ता है। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। इसके अलावा रेडॉक्स भी देखेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं हिंदी में कॉम्बिनेशंस और डिकम्पोजिशंस को भी आपको अपघटन देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन देखने को मिलेगी, दोहरी विस्थापन भी देखने को मिलेगी और रेडॉक्स अभिक्रिया भी देखने को मिलेगी। इसमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा दो और चीजें हमको इसमें समझनी जरूरी है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी जिसमें हमें ऊष्मा मिलती है, जैसे हम जब किसी दो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखेंगे, जब दो मिलके एक बनती है तो उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। वहाँ ऊष्मा देनी नहीं पड़ती है, वहाँ ऊष्मा मिलती है। परंतु डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब अपघटन होता है तो हमें ऊष्मा दे के तोड़नी पड़ती है, वो ऊष्मा शोषी होती है। या हम रेस्पिरेशंस की बात करें, जो हम सांस लेके छोड़ते हैं, तो हम हीट को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊष्मा छोड़ते हैं, तो वो कैसी अभिक्रिया होगी, वो ऊष्माक्षेपी में होगी। बिल्कुल रेस्पिरेशंस कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। ये आप महसूस कर सकते हैं, अगर कहीं आपकी भीड़ होगी तो आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो सांस छोड़ी जा रही है समूह के द्वारा, उससे ऊष्मा निकल के बाहर आ रही है CO2 के रूप में। CO2 जो गर्म होती है, तो वो ऊष्मा निकलने के कारण ही वहाँ पे गर्मी हो जाती है ज़्यादा, इसीलिए जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली चैप्टर्स की ओर, जो है अम्ल, क्षारक और लवण। बिल्कुल एसिड, बेस एंड सॉल्ट, काफ़ी इसकी प्रयोगशाला भी आपने देखा होगा, आपने लैब में जाके इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, प्रयोग भी किया होगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रही होगी आपके लिए, जिसमें हम अम्ल और क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में भी पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इनके उदाहरण हमें पता होने चाहिए कि टार्टरिक अम्ल किस में पाई जाती है, या ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाई जाती है, या साइट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है, या फॉर्मिक अम्ल किस में पाई जाती है। इसके अलावा हम पीएच का मान और उसके महत्व को समझेंगे, पीएच की वैल्यू क्या है और उसकी क्या यूजेज है, क्या एजेंसियल है हमारे शरीर में पीएच को लेके। उसके अलावा हम लोग लवणों की प्रकृति एवं उनके उपयोग, सॉल्ट सॉल्ट के जो है हम लोग प्रयोग को भी समझेंगे। सॉल्ट की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ सॉल्ट अलग अलग है। एक एम्फोटेरिक होती है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट होती है, तो वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रयोगशाला आधारित प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, जो लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चंस होती है, इससे वो आपको देखने को मिलेगी। जब हम अगली बढ़ेंगे तो धातु एवं अधातु पे पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे हमें धातु और अधातु के गुण देखने को मिलेंगे, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे वो रासायनिक गुण हो, जिसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया हो, चाहे जल के साथ अभिक्रिया हो, वो देखने को मिलती है। फिर धातु का अपक्षय देखने मिलता है, कोरिजन देखने मिलता है। उसके बाद हमें विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलेगी। और धातु कर्म की बात करें, जो धातु कर्म है वो क्या है, वही है मेटलर्जी, जिसमें हम ये समझते हैं कि धातु को उसके एलॉय से कैसे हम अलग करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो कार्बन एवं उनके यौगिक पे पहुंचेंगे, उसमें हमें कार्बन के अद्वितीय गुण देखने को मिलेंगे, जो टेट्रावैलेंट है और जो केटिनेशंस है, सेल्फ लिंकिंग और 4 वैलेंसी, वो 2 गुण हमें देखने को मिलते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन एवं उनके प्रकार देखने मिलते हैं, जहाँ हम एल्केन, एल्किन, एल्काइन सब देखते हैं। फिर कार्बन के यौगिक एवं उनकी विशेषताएं, इसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर साबुन और डिटर्जेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए क्वेश्चंस यहाँ से जो आती है वो 5 मार्कर की आती है, जो साबुन और डिटर्जेंट को लेके है। और इसके बाद जो आखिरी है, ये साबुन और डिटर्जेंट से ही मिलके है कि एथेनॉइक अम्ल से, और इस साबुन को कैसे बनाते हैं, ईथर को यूज़ करके हम साबुन को कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर जब हम अपनी आखिरी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर्स जब पढ़ते हैं तो उनसे जो क्वेश्चन मिलेंगी वो आपको आवर्त सारणी की इतिहास एवं विकास, जो डोबर्नियर ने शुरू की, जो मेंडलीव ने शुरू की, बाद में जो न्यूलैंड ने शुरू की थी, बाद में जब मोसले आए तो वहाँ आए, फिर काफ़ी सारे उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आए। यही चीज़ें आपको 11th में देखने मिलेंगी, जहाँ बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, आपने रदरफोर्ड 9th में भी पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, जो 11th में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का ढांचा, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं, जो अभी है, जिसमें कि हमारे पास 18 ग्रुप्स, 7 रो है, जिसमें 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड कहते हैं, वो ढांचा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आवर्त नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें, कि आवर्त में चलने पे क्या होती है, उसकी परमाणु जो संरचना है या आयनिक ऊर्जा, वो सब क्या होगी। उसी तरह उसके गुणधर्म, जो परमाणु संरचना, गुणधर्म, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। वो चीज़ से क्वेश्चन होगी। या तत्वों के जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कि कौन धातु होंगे, कौन उपधातु होंगे,
कौन अधातु होंगे, कौन से ग्रुप में पाए जाएंगे, ये सारे नियम भी हमें समझनी ज़रूरी होती है यहाँ। और अगर आपने इन सारी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी अव्वल नंबर से पास होंगे, और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम को भी पास करके आप आकांक्षा में चयनित होके आप जेई या मेडिकल की प्रिपरेशंस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे इसमें अपनी अगली पहली प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने किया था, आज हम 41 से करेंगे। 40 तक जो थी वो फिजिक्स थी, आज 41 यानी केमिस्ट्री की आज हम पहली क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं अगर आपने इस टॉपिक पे पढ़ा है तो क्या इस टॉपिक का ही प्रयोग करके हम सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे कि इन विच रिएक्शन इज हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीडाइज्ड यानी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो। हमें पता है कि ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है। नॉर्मल भाषा में कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही ऑक्सीडाइज्ड होता है, परंतु अगर हम स्टैंडर्ड भाषा में करें तो इस साइड जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन होकर बढ़ती है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो वो रेड्यूस्ड होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो पहली रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन +1 में है, अगर इस बार भी देखें तो ये +1 में ही होंगी, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुई है, तो ये दोनों +1 में ही रह जाएंगी। तो यहाँ पे +1, इस साइड भी +1। अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमने निकाला, तो सल्फर पे जो चार्ज होती है वो हमें पता है -2 होती है, हाइड्रोजन का हम x मान सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2x है। सल्फर पे कितनी होती है, -2 होती है। क्या इस कंपाउंड में ओवरऑल कोई चार्ज है, बिल्कुल नहीं दी गई है, तो इसको हम 0 मान सकते हैं। तो यहाँ से x अगर आप निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगी, और अगर हम HCl की निकालें तो एक हाइड्रोजन के x मानेंगे, क्लोरीन पे -1 चार्ज होती है, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं दी गई है, तो 0 मानेंगे तो x बराबर 1 आएगी। तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम अगली क्वेश्चन देखेंगे तो हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट से ना जुड़ा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से ही जुड़ा है। किसी और अगर तत्व से, अगर कोई भी तत्व किसी और तत्व से ना जुड़ा हो तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 0 मानते हैं, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ी है। अगर हम इधर निकालें तो हाइड्रोजन की 2 x माने तो ये 2x हो गई, ऑक्सीजन की -2 होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन -2 चार्ज होती है ना। अगर कंपाउंड पे देखें तो कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं दी गई है, तो 0 है। अगर हम x को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ +1 होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आ रही है +1 में, और जो रिएक्टेंट साइड है वो है 0 में। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हुई, ऑक्सीकृत हुई, ऑक्सीडाइज्ड हुई। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रिएक्शंस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कोई किसी के साथ जुड़ी भी नहीं थी, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है। ऑक्सीजन जुड़ी इसलिए हमें क्या देखने को मिली, ऑक्सीडेशन देखने को मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वैसी रिएक्शन है, ये वो अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। तो कौन सी आंसर सही होगी, बिल्कुल ऑप्शन 2 सही होगी। तो ये देखा कि ये पहली चैप्टर्स की क्वेश्चन है जहाँ हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है, कॉपर इस साइड +2 में थी, उस साइड क्योंकि किसी से नहीं जुड़ी है तो 0 में हो गई। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले, रिडक्शन भी देखने को मिले, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जी हाँ, वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचय हो, जिसमें उपचय हो, दोनों साथ में हो रहा हो एक ही अभिक्रिया में, वैसे ही अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना। तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल है जहाँ हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न में। अगर हम अपनी प्रश्न देखें तो पूछी गई है सेलेक्ट द रिडक्स रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी दिए गए अभिक्रियाओं में हमें रेडॉक्स रिएक्शंस को सेलेक्ट करना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने अभी बताया, इसमें उपचय भी हो, अपचय भी हो, ऑक्सीडेशंस भी हो, रिडक्शंस भी हो रहा हो, वैसी ही अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो अगर हम बात करें बेरियम, तो बेरियम इसमें +2 में है, क्योंकि एक बेरियम 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन की एक क्लोरीन की -1, तो 2 क्लोरीन की -2, तो बेरियम किसमें है, +2 में है। अगर SO4 देखें तो SO4 पे 2- होती है ओवरऑल चार्ज, तो बेरियम पे भी चार्ज यहाँ पे कितनी देखने को मिलेगी, +2 मिलेगी ना। तो यहाँ तो बेरियम की कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही है ना, तो पहली ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो SO4 -2, तो कॉपर पे कितनी चार्ज होगी, +2 होगी ना। अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर पे भी कितनी चार्ज होती है, -2, तो कॉपर की यहाँ भी कितनी है, +2 होगी ना। तो यहाँ भी कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है इसमें,
तो ये भी खत्म हो जाती है। यहाँ अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो 0 है। अगर हम OH की बात करें, आपको पता होगा OH पे क्या चार्ज होती है, बिल्कुल -1 होती है ना। तो सोडियम पे कितनी चार्ज आएगी, +1 आएगी, आएगी ना। अब हम रिडक्शंस को चेक करते हैं, तो क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशंस हो गई है, अगर क्या इस रिएक्शन में रिडक्शंस भी हो रही है। हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ +1 में है, यहाँ किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो 0 में है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन हुई ना। तो सोडियम की यहाँ ऑक्सीडेशन देखने को मिली और हाइड्रोजन की यहाँ रिडक्शन देखने को मिली। तो हमें एक ऐसी अभिक्रिया देखने को मिली जिसमें ऑक्सीडेशंस भी हो रही है, जिसमें रिडक्शंस भी हो रही है, जिसमें अपचय भी है, जिसमें उपचय भी है। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, रेडॉक्स हुई ना। तो कौन सी ऑप्शंस होगी इसमें, बिल्कुल तीसरी ऑप्शंस जो है वो कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम देखने वाले हैं आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोहरी विस्थापन विधि को देखने वाले हैं हम कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें दोहरी विस्थापन होने वाली है। हम इसके हिंदी प्रश्न को देखते हैं और बढ़ते हैं अपनी आगे की ओर जो है 43 नंबर क्वेश्चन। तो जब हम अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें पूछा है कि वो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में गलती की क्या इन लोगों ने, अपघटन पूछा है और इंग्लिश में डबल डिकम्पोजिशन लिखा है। तो आपको बता दूं, अपघटन हम लोग डिकम्पोजिशन को कहते हैं। ओह, माफ कीजिएगा, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन पूछा है, यानी अपघटन ही अभिक्रिया पूछी गई है। तो वो कौन सी अभिक्रिया है इसमें अपघटन हो रही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन एयर में बर्न होती है तो ये किसका निर्माण करती है, ये पानी का निर्माण करती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन नहीं हो रही है। परंतु हमसे क्या पूछा गया, अपघटन पूछा गया, यानी वियोजन होनी चाहिए। तो जल का विद्युत अपघटन आपको पता होगा, जल का विद्युत अपघटन क्या होता है, जब हम जल को इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें यानी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब जल में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा दो भागों में। तो यहाँ पे दो भागों में जो हाइड्रोजन का टूटना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग उभय अपघटन के नाम से जानते हैं। क्या बोले तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। कौन सी आंसर ऑप्शन हो जाएगी इसमें, जल का विद्युत अपघटन होगा ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और BaCl2, अगर ये बात करें तो ये डबल डिकम्पोजिशन है। अगर यहाँ दोहरी विस्थापन पूछी होती तो बिल्कुल जो आखिरी ऑप्शन है हमें वो देखने को मिलती, परंतु यहाँ डिकम्पोजिशन पूछी है, वियोजन पूछी है, अपघटन पूछी है, यानी दो तत्व, एक तत्व से टूट के दो तत्व बनना, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन होगा ना। बढ़ते हैं हम अपनी जब अगली प्रश्न की ओर। जब हम अगले प्रश्न को देखेंगे तो हम और भी इस कॉन्सेप्ट को आगे की ओर देख पाएंगे, हमारी कॉन्सेप्ट और क्लियर होती जाएगी। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपकी एनसीईआरटी की उठाई गई क्वेश्चन है कि कौन अपच होने पे निम्न में से कौन सी प्रकार की दवाई दी जाती है। तो आपको पता होगा एंटीबायोटिक जो दी जाती है वो दी जाती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही हो, बैक्टीरिया के कारण पूछ रही हो, तो तब वो दवाई दी जाती है। अगर हम बात करें एनाल्जेसिक, तो बॉडी पेन, जब आपको पेन होती है, दर्द को रिलीव करने के लिए जो दवाई को यूज किया जाता है उसको हम एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। और एंटीसेप्टिक तो आपने सुना ही होगा, अगर उसको चोट लगता है तो बोलता है एंटीसेप्टिक लगा लो। बिल्कुल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कुछ भी इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। लेकिन अपच के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो एंटासिड यूज करते हैं। अपच यानी हमारे शरीर में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेसिक्स यूज करते हैं। तो एसिड की एंटी होनी चाहिए वो, तो इसीलिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं जब हमें अपच हो रही हो। बढ़ते हैं हम अपनी अगले प्रश्न की ओर जो आ रहा है पांचवा प्रश्न केमिस्ट्री से। पूछा है कि निम्न सूचकों में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है। फेनोप्थलीन, आपको पता होगा ये एक बेस इंडिकेटर है, मतलब कि अगर आप इसमें क्षार डालेंगे तो ये पिंक कलर की हो जाएगी, वहीं एसिड डालने पे ये कलरलेस रहेगी। लिटमस पेपर, लिटमस के बारे में आप जानते ही होंगे कि लिटमस पे अलग अलग एसिड, अगर आप ब्लू लिटमस में एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगी, रेड लिटमस में बेस डालेंगे, क्षार डालेंगे तो ब्लू हो जाएगी। मिथाइल ऑरेंज पे ये एक तरह का इंडिकेटर है जिसमें एक एसिड और बेस डालने पे येलो कलर में देखने को मिलती है और एक ऑरेंज कलर में देखने को मिलती है। परंतु वेनिला, वेनिला एक तरह का क्या है, बस एक आइसक्रीम्स का तो फ्लेवर है, आप लोगों ने वेनिला फ्लेवर सुना होगा। ये किसी तरह से एसिड और बेस का सूचक नहीं होता है, ये बस हम आइसक्रीम खाने के लिए, टेस्ट के लिए, हम इसको स्वाद के लिए
अलग सा स्वाद की कैटेगरी में रखते हैं, ना कि ये अम्ल और क्षार का कोई सूचक है। तो कौन सा सूचक नहीं है? तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वेनिला होगा ना? बिल्कुल। तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है हमें। अब अगर हम बात करें अगली क्वेश्चंस की ओर, तो पूछा गया है कि किसका पीएच जो है वो 7 से लेस है। अगर आप पीएच को ध्यान से दीजिएगा, अगर पीएच 7 से कम हो तो क्या होगी? अम्ल होगी ना। अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगी? बेस, क्षार होगी ना। और अगर पीएच 7 हो तो वो किसके बराबर होती है? बिल्कुल, न्यूट्रल होती है। तो अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त की पीएच आपको सम में अराउंड 7.5 देखने को मिलेगी। यानी ये एसिड की नेचर प्रकृति की नहीं होती है, ये न्यूट्रल से ऊपर, यानी आप बात कर सकते हैं कि ये लगभग क्षार प्रकृति को आपको देखने की मिलती है। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये बिल्कुल हाइड्रोक्साइड, तो ये बिल्कुल मेटेलिक ऑक्साइड के रूप में आती है। तो ये आपको बेसिक नेचर्स की देखने को मिलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स क्या है? NaOH, बिल्कुल क्षार है ना। तो इसकी पीएच की मान क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी ना। गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक में जो पाई जाती है एसिड, वो कौन सी एसिड होती है? बिल्कुल HCl होती है। उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ, जिसका पीएच का मान 1 से 3 के बीच में होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो ये वो दिया गया ऑप्शन में से ये ऑप्शन वो है जिसका पीएच का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एसिड है, अम्ल है। तो बिल्कुल 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सही है, जहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जब हम अगली प्रश्न की ओर देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है? तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग पाउडर के नाम से हम लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगली पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, मतलब कौन सा इसमें से तत्व है जब ऑक्साइड के रूप में निर्माण करेगा? ऑक्साइड का जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड किस प्रकृति की होनी चाहिए? एसिडिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो आपको बता दूं, जब भी धातु की ऑक्साइड बनती है, जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाता है, तो वो क्षार प्रकृति की होती है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब अधातु ऑक्साइड बनाएगी, यानी अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी ना। तो दिए गए ऑप्शंस में हमें क्या ढूंढना है? अधातु ढूंढना है। तो मैग्नीशियम क्या है? धातु है। Na सोडियम क्या है? धातु है। Al एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। तो ये तीनों किस प्रकृति की ऑक्साइड बनाएगी? बिल्कुल क्षार प्रकृति की बनाएगी। परंतु फास्फोरस क्या है? अधातु है। जो किस प्रकार की ऑक्साइड बनाएगी? क्षारीय बनाएगी या अम्लीय बनाएगी? बिल्कुल अम्लीय बनाएगी। तो दिए गए ऑप्शंस में जो तीसरी ऑप्शन है वो हमारी आंसर्स होने वाली है। तो जब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर, तो पूछा गया है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला बदल दे तो उसका पीएच का मान क्या होगा? रेड लिटमस को ब्लू कर दे, यानी लाल लिटमस को नीला कर दे, तो वो क्षार होगा या अम्ल होगा? बिल्कुल क्षार होगा ना। तो क्षार का पीएच का मान कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में सिर्फ चौथी ऑप्शंस है जिसमें पीएच क्या है? 7 से ज़्यादा है, जो क्षारीय प्रकृति की होगी, जो लाल लिटमस को नीले में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 49 प्रश्न देखें। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्न देखे। कितनी आसान आसान प्रश्न देखे, उतने ही आसान हम अम्ल, क्षार और लवण से प्रश्न देखें। अगर हमने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी से की होगी तो हमारे लिए ये सारी क्वेश्चंस तो हलवा है ना, बहुत ही आसान से होंगी ना। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सोडियम एसीटेट का जलीय घोल बदल देता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट विल टर्न। सोडियम एसीटेट जो होती है वो बेसिक सॉल्यूशन होती है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जब क्षारीय प्रकृति की होगी तो आप इसमें से बोल सकते हैं कि आपको क्या देखने को मिलेंगी। तो आपको फिनोप्थलीन को गुलाबी, मैंने पहले बोला फिनोप्थलीन कैसे इंडिकेटर है? बेसिक इंडिकेटर है, यानी वो क्षार डालने पे नीली रंग गुलाबी रंग में बदल जाएगी। तो बेसिक इंडिकेटर कहते हैं फिनोप्थलीन को। लाल लिटमस को नीला बदलना भी किसके हाथ में है? क्षार के हाथ में है ना। और मिथाइल ऑरेंज को पीला करना भी किसके हाथ में होती है? क्षार के ही हाथ में होती है ना। और जो सोडियम एसीटेट है, जो कि एसिटिक एसिड से बनी हुई होती है, सोडियम एसीटेट जो क्षारीय प्रकृति की एक सॉल्यूशंस होती है, तो अगर क्षार प्रकृति की है तो मिथाइल ऑरेंज को किस में बदलेगी? पीले में बदलेगी। लाल लिटमस को किस में बदल देगी? नीले में बदल देगी। और फिनोप्थलीन जो कि बेसिक इंडिकेटर है उसको पिंक यानी गुलाबी रंग में बदल देगी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए हम कौन से ऑप्शंस को टिक मारेंगे? चौथे ऑप्शन
यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हम अब धातु एवं अधातु के प्रश्न को देख सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये आप प्रश्न धातु और अधातु में भी देखे होंगे, तो अम्ल और क्षार और लवण में भी देखे होंगे। पूछा है कि निम्न धातु में से कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रतिक्रियात्मक श्रेणी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रतिक्रियात्मक श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो ये कैल्शियम है ये हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जो जस्ता है यानी जिंक है ये भी हाइड्रोजन से ऊपर होती है, जो लोहा है यानी आयरन है ये भी हाइड्रोजन से ऊपर होती है। तो ये अगर अभिक्रिया करेंगे तो ये विस्थापित कर देंगे हाइड्रोजन को, जो HCl है उससे क्लोरीन को विस्थापित कर देंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और H2 गैस हमें मिलेगी। परंतु जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से प्रतिक्रियात्मक श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मतलब इसकी शक्ति इतनी नहीं है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए। तो इसके ऑप्शंस क्या है? सिल्वर, जी हाँ, Ag। आपने पढ़ा होगा जो सिल्वर है, जो गोल्ड है या जो प्लेटिनम है, ये सारे HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट नहीं कर सकती, क्योंकि विस्थापित नहीं कर सकती है। ये चीजें आपने पढ़ा होगा। इसके लिए हम लोग, अगर हमें इसको करना है तो हम एक मिक्सर्स को बनाते हैं। वो मिक्सर्स किससे बनी होती है? वो मिक्सर्स बनी होती है 3 मोल ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, यानी 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और 1 मोल नाइट्रिक एसिड को मिलाएं तो एक चीज बनती है जिसे हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। उसका एक और नाम है, मैं चाहूंगा कि आप उसे कमेंट में अगर लिख दें तो अच्छी बात होगी। तो वो जो चीजें हैं उसमें ही ये सिल्वर और गोल्ड डिजॉल्व की जा सकती है, या प्लेटिनम को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। परंतु नॉर्मल HCl के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में प्रतिक्रियात्मक श्रेणी में ये क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगले प्रश्न की ओर। जब हम अगले प्रश्न को देखेंगे तो पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ, यानी प्रगलन की अभिक्रिया करके हम किसको स, आ, उसके एलॉय से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यह प्रश्न आपको धातु एवं अधातु से ही मिलेगी, और हम टॉपिक के लिखाने वक्त जब आपको बताए थे तो ये प्रश्न है मेटलर्जी से पूछी गई। तो जो प्रोसेस होती है स्मेल्टिंग या प्रगलन, वो क्या होती है कि हम उसके ओर्स को हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? एक ऑक्सीडाइज एजेंट में, एक ऑक्सीकारक एजेंट होती है वहां पे, उसके प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, तब जाके उस ओर से हम उस मेटल को निकाल पाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में मेटलर्जी में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो कॉपर है यहाँ पे, वो इस प्रगलन से हमें उसके ओर से हमें निकालने में आसानी होती है। प्रगलन विधि से हम कॉपर को उसके ओर से निकालते हैं, जहां हम उसको हीट करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो जो अगली क्वेश्चन पूछी गई है कि निम्न धातुओं में से कौन सी मिश्र धातु हल्की होती है, जिसका उपयोग करके हवाई जहाज जिसका उपयोग हम हवाई जहाज एरोप्लेन बनाने में काम करते हैं। तो वो धातु वो है जो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जंग ना लगे उसमें, तो वो धातु हमें देखने को मिलती है और वो हल्की भी हो, और वो है एल्यूमिनियम का हम प्रयोग करते हैं एरोप्लेन बनाने में, जिसमें आसानी से कोरिजन भी नहीं होगी और ये काफी हल्की भी होती है। तो यहाँ पे जो 53 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा इसका आंसर होगा? तो एल्यूमिनियम होगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोरिजन जल्दी नहीं होगी, जंग जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपनी ओर बनाती है, और जो रिएक्टिव होने के कारण भी उसको संचारित करती है, अपनी रिएक्टिव होने के कारण भी वो आसानी से, आप सोडियम को देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण केरोसिन में रखते हैं, नहीं तो क्या दिक्कत आ सकती है आपको भी पता होगी। परंतु एल्यूमिनियम रिएक्टिव होने के कारण भी जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके साथ परत बनाती है, वो उसकी सुरक्षा को प्रदान करता है, और साथ ही साथ ये हल्की भी होंगी। तो हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं? इस मिश्र धातु जो हल्की होती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बिल्कुल हवाई जहाज के उपयोग में किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। जब हम अगले प्रश्न को देखेंगे तो पूछा गया है कि निम्न तत्वों में से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ये प्रश्न आपने पहले भी देखा था, हमने पूछा था कि अगर वो मेटल होगी, वो धातु की ऑक्साइड होगी, तो वो क्षारीय प्रकृति की होगी, और अगर नॉन मेटल होगी, अधातु की होगी, तो वो किस प्रकृति की होगी? बिल्कुल एसिडिक, अम्लीय प्रकृति की होगी। तो मैग्नीशियम जो कि धातु है तो वो क्षारीय बनाएगा, सोडियम जो धातु है क्षारीय प्रकृति की होगी उसकी ऑक्साइड। हीलियम वो कभी ऑक्साइड बनाएगी नहीं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैस है, वो अप्रतिक्रियात्मक गैस में आती है, उसको किसी से लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूप्लेट पूरी है, वो इनर्ट गैस यानी ग्रुप 18 में रखते हैं हम,
और जो गंधक है जिन्हें हम लोग सल्फर कहते हैं, वह एक अधातु है। अगर वो ऑक्साइड का निर्माण करेगी ऑक्सीजन के साथ तो किस प्रकृति की होगी? बिल्कुल अम्लीय प्रकृति की होगी ना, एसिडिक नेचर्स की होगी ना, तो कौन सी ऑप्शंस होगी हमारी? थर्ड ऑप्शंस होगी ना। अब अगली क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चंस तो आप देखेंगे और बना देंगे अगर आपको याद होगी। तो 9th से हम लोग पढ़ते आए होंगे कि कौन सा मेटल, कौन सा धातु जो है वो ऑक्सीजन में आसानी से रिएक्ट कर जाता है। बिल्कुल मैग्नीशियम का हवा में जलना। आपने ये अभिक्रिया के बारे में भी सुना होगा। बिल्कुल व्हाइट रोशनी देती है, व्हाइट लाइट देती है अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, अगर आपके स्कूल में मैग्नीशियम रिबन है और अगर आपने उसमें जलाया होगा तो बिल्कुल फुलझड़ी जिस तरह आप दिवाली में जलाते हैं उतनी ही उजली प्रकाश आपको देखने को मिलेगी। तो जो 55 है उसकी ऑप्शंस कौन सी होगी? बिल्कुल पहली होगी ना। हेलो बच्चों। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले प्रश्न को देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमारी बोर्ड्स के ही सिलेबस के आए हैं और बिल्कुल आसान से ही लगी हमें। हर एक क्वेश्चंस को बनाने में बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अगर हमने बोर्ड्स की तैयारी अच्छी की है, अगर हमने अपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है, तो ये सारी क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छी लगेगी, ईजी लगेगी, बिल्कुल हल्की लगेगी ना। बढ़ते हम अपनी अगली प्रश्न की ओर, जो कि है केमिस्ट्री का 16वां प्रश्न। तो जो प्रश्न है वो कहता है कि एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक के एक यौगिक को बनाता है। आपको पता है अगर कोई भी तत्व दूसरे तत्व से भी अभिक्रिया करती है तो एक यौगिक का निर्माण होता है। तो बिल्कुल यहाँ बोला है कि वो एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जिसका गलनांक जो बॉइलिंग पॉइंट हो, जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो हाई हो और वो यौगिक जल में भी विलय हो, यानी वो डिसॉल्व हो सके, वाटर में घुलनशील हो, तो वो कौन सा तत्व है? तो आपको बता दूं कि जितने भी धातु हैं, धातु जब भी ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उसकी ऑक्साइड बनाती है, उसकी गलनांक ऊंची होती है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ऊंची होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कौन सी धातु है? जी हाँ, एक तो कैल्शियम है और एक लोहा यानी आयरन है। तो दो ऑप्शंस तो यहाँ से टर्मिनेट हो गए क्योंकि दोनों के दोनों अधातु हैं। तो बचे हुए दो ऑप्शंस में हमें पता है कि आयरन जब पानी के साथ रिएक्ट करती है, लोहा जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो पानी में घुलनशील नहीं होती, वो इनसॉल्यूबल होती है, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होती है। परंतु कैल्शियम जब पानी में घुलती है तो वो डिजॉल्व होती है ना। तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन हमें करेक्ट देखने को मिलेगी? कैल्शियम। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे पूछा गया है कि खाना वाला डिब्बा जो है वो टीन से विलोपित होता है, जस्ते से विलोपित नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया आपको कि टीन से विलोपित होता है परंतु जस्ते से विलोपित जिंक से विलोपित नहीं करते हैं, जबकि टीन एसएन से विलोपित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जिंक है वो जस्ते के कंपेयर में ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होने के कारण अगर वो खाने के साथ रिएक्शन कर ले, खाना को रिएक्ट करके वो खराब कर दे, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। जिस कारण से जो खाने का रखने वाला डब्बा होता है उसको हम जस्ता से विलोपित नहीं करते, उसको हम जस्ता से जिंक से कोटेड नहीं करते। किससे कोटेड करते हैं? टिन से कोटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रतिक्रियात्मक है उससे, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो टिन से ऊपर है, तो हो सकता है वो खाने की पदार्थ से ही रिएक्शन करके खाने को खराब कर दे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो जस्ता है वो टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील है, विक्रियाशील है, यानी मोर रिएक्टिव है। तो देखा आपने ये दो प्रश्न, बिल्कुल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु के ये प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स की ओर। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 18वां हमारे सामने आया है केमिस्ट्री से, पूछा है C2H6 इथेन। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एवं उनके यौगिक के क्वेश्चन में अपने एल्केन, एल्किन और अल्काइन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इथेन है, एन लगा है, एल्केन है यानी सैचुरेटेड है, संतुलित हाइड्रोकार्बन की बात कर रही है। तो उसके जो आणविक सूत्र होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड को ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान। तो संयोजकता बंध जैसा आपको पता होगा कि जब दो अधातु आपस में बंध बनाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? उस समय हम लोग दोस्ती वाला बंध बनाते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। तो वैसे ही बंध को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो हम इस फॉर्मूला में देखने वाले हैं कि C2H6 में कुल ऐसे कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो अगर आप C2H6 के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप आसानी से पता कर पाएंगे। तो C2H6 तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आएगी, तीन हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आएगी।
तो ये फॉर्मूला आपके आगे में है C2H6, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतुलित हाइड्रोकार्बन है, तो एकल बंध एल्केन, एक ही बंध होगी कार्बन और कार्बन के बीच में। तो हम अगर यहाँ काउंट करें तो 3 3 6 और एक ये 7, तो कुल कितने हमें कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिले, सहसंयोजक बंध देखने को मिले, 7 मिली ना। तो इसकी आंसर्स क्या हो जाएंगी, 7। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर में काला हो जाए तो इसका तात्पर्य क्या है। यह भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि जब ईंधन पूर्ण रूप से जलता नहीं तो ही जो आपका बर्तन है वो क्या होता है, काला होता है। ईंधन पूर्ण रूप से ना जलने का कारण हो सकता है कि जितनी उसे ऑक्सीजन चाहिए होगी, जितनी मात्रा में उसे ऑक्सीजन चाहिए, या तो वो नहीं मिल रही है, या जो आपकी ईंधन है वो अच्छी नहीं है, वो ईंधन या तो पूरी नहीं है, आपकी कम ईंधन है, जिस कारण से देखेंगे कि आपका जो बर्तन है वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। अगर आपका ईंधन पूरा है, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिली है, तो आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है, जो आपको एलपीजी सिलेंडर में देखने को मिलेगी। और अगर ईंधन अच्छी नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जलती नहीं है, जैसा कि आप आग जलाते होंगे लकड़ियों में, तो आपको लाल या पीली रंग की आग देखने को मिलेगी, जिसमें ऑक्सीजन और ईंधन जो है वो अच्छे से पूरी नहीं होती है। अगर आप उस पर खाना बनाइएगा तो आपकी बर्तन क्या हो जाती है, काले रंग की होती है। परंतु एलपीजी सिलेंडर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल रही है, ईंधन भी अच्छे से मिल रही है, इसलिए आपका फ्लेम कैसा होता है, वहाँ नीला होता है, पूर्ण रूप से ईंधन जलता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ईंधन पूर्ण रूप से जलता नहीं है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन होगा। तो देखा हमने अभी तक कितनी आसान आसान क्वेश्चन हमारे आगे रखी गई है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड्स में। तो अगली जो क्वेश्चन है वो है पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से, न्यूलैंड केस्टक नियम। आपने सुना होगा न्यूलैंड केस्टक नियम, ये कहता था कि अगर जो पहला एटम्स होगा पूर्णतः, अगर हम उसके 8वां एटम्स को देखेंगे, 8वां परमाणु को देखेंगे, तो ये दोनों की जो गुण होगी, ये दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, वो एक जैसी होगी। यानी हर एक 8वां एटम अपने पहले एटम के गुण को पुनरावृत्ति को दर्शाता हुआ नजर आएगा। तो पूछा गया है कि अष्टम नियम के अनुसार दो एक समान तत्वों के बीच x तत्व है तो वो x का मान बताएं। तो अगर पहला तत्व हम 1 मान के चलें तो दूसरा तत्व 8 है, तो इसके बीच कुल कितने तत्व आएंगे, 7 आएंगे ना। 8 में से 1 7 आएंगे। तो किसी भी दो एक समान तत्वों के बीच न्यूलेट अष्टक, अष्टक से ही पता चलता है ऑक्टेव 8 L8 का जो है वो ऑर्डर है। तो उन दोनों के बीच कुल कितने एटम्स आएंगे किसी भी दो एक समान तत्वों के बीच, तो बिल्कुल 7 हमें देखने को मिल रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, x इक्वल्स टू 7। हम अगले क्वेश्चंस को देखें तो पूछा है कि ऑड, बिल्कुल रीजनिंग में भी आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे कि ऑड को बाहर निकालें, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिमाग लगाना है। अगर हम कैल्शियम्स को देखें तो ये ग्रुप 2 की है, अगर हम पोटेशियम्स को देखें तो ये ग्रुप 1 की है, अगर हम स्ट्रोंशियम को देखें तो ये ग्रुप 2 की है, अगर हम मैग्नीशियम्स को देखें तो आवर्त सारणी में ग्रुप 2 की है। तो आसानी से हम यहाँ ऑड, आसानी से जो ऑड है यहाँ पे एलिमेंट्स हम उसको बाहर कर सकते हैं। तो वो कौन सी होगी, बिल्कुल पोटासियम, जो कि ग्रुप 1 है। बाकी सारे तत्व किससे हैं, ग्रुप 2 से हैं। तो हमने देखा अभी तक कितनी आसान आसान क्वेश्चंस हमारे आगे प्रस्तुत की गई है। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 61 प्रश्न यानी कुल 21 प्रश्न देखा है, और बिल्कुल इसके आगे और कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ प्रश्न हम अगले स्लाइड्स में करेंगे और कुछ अगली वीडियो में आएंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जा चुकी है। तो हम एक वीडियो को उतनी लंबी नहीं ले जाना चाहते हैं, जिस कारण आप लोगों के लिए हम इसकी दूसरी पार्ट्स को भी लेके आएंगे। तो आज की क्लास की आखिरी स्लाइड्स, आखिरी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो सारे प्रश्न बचे होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास की आखिरी 2 प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें एक प्रश्न है हमारा 62 22वां क्वेश्चन। पूछा गया कौन सा परमाणु वाला संख्या तत्व अभिलक्षण अत्यधिक होगा। तो इंग्लिश क्वेश्चन देखे होंगे, किसकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ज्यादा होगी, अधातु गुण कौन इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन से परमाणु तत्व इसमें शो करेंगे। तो आपको परमाणु संख्या दिया गया है, तो 12 जो कि मैग्नीशियम का होता है, जो कि एक धातु का है ना कि अधातु का। 20 आपको याद होगा इसी ग्रुप के हैं। कैल्शियम, ये भी एक धातु होती है, ग्रुप 2 से बिलोंग करती है। 13 एल्यूमिनियम, ये भी आपको पता होगा कि एक धातु के अंदर आती है, परंतु 16 सल्फर, गंधक, ये क्या होती है, अधातु होती है। तो यही तो पूछा गया है कौन सी परमाणु संख्या इसमें अधातु की लक्षण को दर्शाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी परमाणु संख्या 16 होगा ना। तो बिल्कुल देखा आपने आवर्त सारणी से कितनी आसान आसान सी प्रश्न हमें देखने को मिल रही है आकांक्षा में। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगर हम आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के लिए सही कथन को चुनें, तो बोला गया है कि केमिकल रिएक्टिविटी अमॉन्ग पीरियड
एंड अलोंग अ ग्रुप, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो इसमें से हमें बतानी है। तो ये प्रश्न जो है 23वां प्रश्न ही हम आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। जब अगले क्लास करेंगे तो हम बिल्कुल इस प्रश्न को भी वापस देखेंगे और इस प्रश्न को भी बनाएंगे, परंतु ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। अगर आपने आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ी है, हमने टॉपिक्स में बताया था इसके समूहों के ऑर्डर्स में या इसके आवर्त की ओर चलने पे कौन सी परमाणु संख्या हो, परमाणु भार हो या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता हो, वो घटती है कि बढ़ती है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल आसान नजर आएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 63वां क्वेश्चन कमेंट में जरूर इसका आंसर्स करेंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपका इसका आंसर्स हम अगली क्लास में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे और जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उसके साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी एग्जाम्स के लिए तैयारी अच्छे से करिए, बोर्ड्स आप अच्छे से दीजिए। बोर्ड्स अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आकांक्षा आप बिल्कुल अच्छे से देंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशंस को अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, सो बाय बाय बच्चों।